यात्रा। मोंते क्रिस्तो ने दोनों युवकों को साथ देखकर हर्ष का उद्गार किया। आह, आह, उन्होंने कहा। तो अब सब समाप्त, स्पष्ट और निपट गया। ऐसी आशा कर सकता हूं? हाँ, बुशा ने कहा। कुछ हास्यास्पद अफवाहें थीं जो न जाने कहां से उठीं, और यदि अब उन्हें कोई दोहराए तो सबसे पहले मैं ही उसे ललकारूंगा। अतः अब इस विषय में और कुछ न कहें। अल्बेर तुम्हें बताएगा कि यही मेरी भी उसे दी गई सलाह थी, काउंट ने कहा। फिर जोड़ा, और संयोग से तुम मुझे ऐसे समय पा रहे हो जब मैं अपने जीवन की सबसे अप्रिय सुबहों में से एक व्यतीत कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? अल्बेर ने पूछा। दिखाई तो देता है, कागज व्यवस्थित कर रहे हैं। मेरे कागज? ईश्वर का धन्यवाद, नहीं। मेरे कागज सदैव व्यवस्थित रहते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं। मैं कावलकांति के कागजों को क्रम में रख रहा हूं। कावलकांति? बोशान ने पूछा। हाँ, क्या तुम नहीं जानते? मोरसेल्फ ने कहा। यह एक युवक है जिसे काउंट समाज में प्रतिष्ठित कर रहे हैं। कदापि नहीं, मोंते क्रिस्तो ने कहा। स्पष्ट कर दूं, मैं किसी को प्रतिष्ठित नहीं कर रहा, और सबसे कम कावलकांति को। और वही अब मादेमोआजेल डांगलार से मेरे स्थान पर विवाह करने जा रहा है, अल्बेर ने मुस्कान का प्रयत्न करते हुए कहा। जैसा तुम समझ सकते हो, प्रिय बोशा, यह मेरे लिए एक कठोर आघात है। क्या कावलकांति मादेमोआजेल डांगलार से विवाह करेगा? बोशान ने पूछा। मैं क्या सुन रहा हूं? मोंते क्रिस्तो बोले। क्या तुम संसार से बाहर थे, और तुम, पत्रकार, अफवाह के सहचर, पेरिस का समाज इसी विषय की चर्चा कर रहा है। क्या आप इस विवाह के लिए उत्तरदायी हैं, काउंट? बोशान ने पूछा। मैं? चुप, लेखनीधर। ऐसी बात फुसफुसाओ भी मत। मैं विवाह कराने वाला? कभी नहीं। तुम मुझे नहीं जानते। इसके विपरीत, मैंने इसका यथाशक्ति विरोध किया, औपचारिक निवेदन करने से भी इनकार कर दिया। ओह, समझ गया, बोशां बोला। हमारे मित्र अल्बेर के कारण? मेरे कारण, युवक ने कहा। ओह नहीं, कदापि नहीं। काउंट इसकी पुष्टि करेंगे कि मैंने सदा उनसे आग्रह किया, सगाई तोड़ देने का, जो अब सौभाग्य से टूट चुकी है। काउंट कहते हैं कि धन्यवाद उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। तो प्राचीन रोमनों की भांति मैं एक वेदी अज्ञात देवता के नाम पर स्थापित करूंगा। सुनो, मोंते क्रिस्तो बोले, यह विषय मुझसे इतना असंबद्ध है कि मैं भावी ससुर और युवक दोनों से अप्रसन्न हो चुका हूं। केवल एक ही है जो अब भी मुझ पर कुछ स्नेह रखती है। जब उसने देखा कि मैं उसकी प्रिय स्वतंत्रता त्यागने के लिए उसे बाध्य करने में कितनी अरुचि रखता हूं, वह है मादेमोआ जेल यूजिनी, जिसे विवाहित जीवन के प्रति विशेष आकर्षण प्रतीत नहीं होता। और आप कहते हैं विवाह होने ही वाला है? हाँ, मेरे सब कहने के बावजूद मैं युवक को नहीं जानता। यद्यपि लोग कहते हैं वह धनी है और उत्तम कुल से है, पर मेरे लिए यह केवल सुनी सुनाई बात है। मैंने ये सब बार बार डांगलार से कहा, पर वह अपने लुक्का वंशी पर मोहित है। मैंने उसे एक अधिक गंभीर तथ्य भी बताया कि युवक का अपहरण हुआ था। उसे जिप्सियों ने उठा लिया था, या उसके गुरु ने उसे खो दिया था। मुझे ठीक जात नहीं। इतना जानता हूं कि उसके पिता 10 वर्षों तक उसका पता खो बैठे थे, और उस अवधि में उसने क्या किया, ईश्वर ही जाने। पर इससे भी कोई अंतर न पड़ा। मुझसे कहा गया कि मैं मेजर को लिखूं कुछ दस्तावेज मंगाने के लिए। वे रहे, मैं उन्हें भेज रहा हूं, और साथ ही पिलातुस की भांति अपने हाथ धो रहा हूं। मादेमो आजेल दारमिली का क्या? बोशान ने पूछा। अब जब आप उसकी शिष्या को उससे दूर ले जा रहे हैं, वह आपके विषय में क्या सोचती है? मैं नहीं कह सकता, काउंट बोले। पर प्रतीत होता है वह इटली जा रही है। मादाम डांगलार ने मुझसे उसका उल्लेख किया,
और मुझे कुछ सिफारिश पत्र देने को कहा, नाट्य प्रबंधकों के लिए। मैंने उसे तेयात्रो वाले के निदेशक के नाम एक पत्र दिया, जो मुझ पर उपकृत है। पर क्या बात है अल्बेर, तुम अत्यंत उदास लगते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मादेमोआजेल डांगलार से प्रेम था और तुम स्वयं नहीं जानते थे? जहां तक मुझे झांत है, नहीं, अल्बेर ने विषादपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। बोशां चित्रों का अवलोकन करने लगा। तुम अपने सामान्य प्रसन्न स्वभाव में नहीं हो, मोंते क्रिस्तो ने कहा। आओ, बताओ, क्या बात है? सिर दर्द है, अल्बेर ने कहा। तो फिर, प्रिय विस्काउंट, काउंट बोले, मैं एक अचूक औषधि सुझाता हूं, जिसने जब जब मुझे कोई क्लेश हुआ, मेरा उपचार किया है। क्या? युवक ने पूछा। यात्रा? वास्तव में? अल्बेर ने कहा। वास्तव में, और चूंकि इस समय मुझे भी बहुत कुछ व्यथित कर रहा है, मैं यात्रा पर जा रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? आप काउंट, बोशान ने कहा। आपको क्या व्यथा हो सकती है? हम्म, तुम इसे हल्के में लेते हो और ले भी सकते हो, पर मैं देखना चाहूंगा जब तुम्हारे घर में न्यायिक जांच चल रही हो। जांच? कौन सी जांच? वही जो विल्फोर मेरे प्रिय हत्यारे के विरुद्ध कर रहे हैं। कोई डाकू जो कारागार से भागा था, ऐसा कहते हैं। हाँ, बोशां बोला। मैंने पत्र में पढ़ा। यह कादरूस कौन है? छोड़ो, वह कोई प्रोवांस का व्यक्ति है। विल्फोर ने उसके विषय में मार्सेय में सुना था, और डांगलार को भी उसका स्मरण है। परिणाम यह कि राज अभियोजक अत्यंत उत्साह से इस विषय को ले रहे हैं, और पुलिस प्रमुख भी विशेष रुचि ले रहे हैं। और इस समस्त रुचि का परिणाम, जिसके लिए मुझसे अधिक कृतज्ञ कोई न होगा, यह है कि पिछले पखवाड़े से उन्होंने पेरिस और उसके उपनगरों के जितने भी डाकू मिले, सबको पकड़कर यहां भेज दिया है, ये कहकर कि वे कादरूस के हत्यारे हैं। और इसका परिणाम ये होगा कि यदि यह 3 महीने चला, तो फ्रांस के इस सुंदर राज्य में कोई चोर या हत्यारा न रहेगा जो मेरे घर का नक्शा अपनी हथेली की रेखाओं सा न जानता हो। अतः मैंने निश्चय किया है, इसे सबके हवाले कर दूं, और पृथ्वी जहां तक ले जाए वहां तक चला जाऊं। आओ विस्काउंट, तुम्हें साथ ले चलूं। निश्चय ही। तो तय रहा? हाँ, पर कहाँ? मैंने कहा, न, जहां वायु निर्मल हो, जहां कोलाहल सोता हो, और जहां मनुष्य, चाहे कितना ही गर्वीला क्यों न हो, स्वयं को विनीत और लघु अनुभव करे। मुझे उस प्रकार विनीत होना प्रिय है, क्योंकि ऑगस्टस की भांति लोग मुझे विश्व का स्वामी कहते हैं। संक्षेप में कहें तो आप जा कहाँ रहे हैं? समुद्र की ओर, विस्काउंट, समुद्र की ओर। समझो, मैं नाविक हूं। बाल्यावस्था में मैं वृद्ध महासागर की बाहों में झूला और सुंदरी अम्फितृते के ऊपर सोया। मैंने एक की हरित चादर से और दूसरी की नील चादर से खेला। मैं समुद्र से वैसे ही प्रेम करता हूं जैसे कोई अपनी प्रेयसी से, और जब उसे लंबे समय तक नहीं देखता तो व्याकुल हो उठता हूं। चलें, काउंट, चलें। समुद्र की ओर? हाँ। तो तुम सहमत हो? हाँ। तो आज साय मेरे आंगन में एक ब्रिट्सका होगी, जिसमें शैया की भांति लेटा जा सकता है। उसमें 4 डाक घोड़े जोते जाएंगे। बोशां, उसमें 4 जन सह जा सकते हैं। क्या तुम भी साथ चलना चाहोगे? चलो, मैं तुम्हें ले चलूं। नहीं, धन्यवाद, बोशां बोला। मैं अभी अभी समुद्र से लौटा हूं। क्या? समुद्र से? हाँ, लगभग। मैं अभी बोरोमियो द्वीपों की छोटी सी यात्रा से लौटा हूं। तो भी चलो ना, अल्बेर बोला। नहीं, प्रिय मोरसेर्फ, यदि मैं मना कर रहा हूं तो इसलिए कि मेरे लिए संभव नहीं। और फिर उसने स्वर नीचा कर कहा, मुझे पेरिस में रहना ही होगा, कम से कम अपने समाचार पत्र के डाक बक्से पर नजर रखने के लिए। ओह, तुम सच्चे मित्र हो, अल्बेर बोला।
हाँ, तुम ठीक कहते हो। प्रतीक्षा करो, नज़र रखो और पता लगाने का प्रयत्न करो कि उस उद्घाटन के पीछे कौन था। दोनों मित्र विदा हुए। उनकी अंतिम हाथ मिलाने में वह सब निहित था, जो वे किसी तीसरे के सामने शब्दों में न कह सके। उत्तम युवक है, बोशाम, मोंते क्रिस्तो ने उसके जाते ही कहा। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते, अल्बेर? हाँ, हृदयवान पुरुष है। मैं प्रमाण दे सकता हूँ। मैं उसे प्राणों से प्रेम करता हूँ। पर अब जब हम अकेले हैं, यद्यपि मुझे अधिक अंतर नहीं पड़ता, हम जा कहाँ रहे हैं? नॉर्मांदी, यदि तुम सहमत हो। उत्तम। पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र, न आगंतुक, न पड़ोसी। हमारे पास सवारी के घोड़े होंगे, शिकार के कुत्ते और मत्स्य शिकार के लिए नौका। बस यही तो चाहिए। मुझे केवल अपनी माँ को सूचित करना है, फिर मैं पूर्णतः आपका हूँ। पर क्या वे तुम्हें जाने देंगी? मोंते क्रिस्तो ने पूछा। जाने देंगी? किस बात की? नॉर्मांदी जाने की। क्यों? क्या मैं स्वतंत्र नहीं? जहां चाहो अकेले जाने को स्वतंत्र हो, ये मैं जानता हूं, क्योंकि इटली में तुम्हारी एक साहसिक यात्रा में तुमसे भेंट हुई थी। तो फिर? पर क्या तुम उस मनुष्य के साथ जाने को स्वतंत्र हो जिसे मोंते क्रिस्तो काउंट कहते हैं? आपकी स्मृति अल्प है, काउंट। कैसे? क्या मैंने आपको नहीं बताया? मेरी माँ आपको कितना चाहती हैं। स्त्री चंचला होती है, फ्रांसवा प्रथम ने कहा था, और स्त्री तरंगों के समान होती है। शेक्सपियर ने कहा, एक महान राजा था, दूसरा महान कवि। अतः वे स्त्रियों को जानते होंगे। हाँ, स्त्रियां। पर मेरी माँ स्त्रियां नहीं, एक स्त्री है। तो हैं। एक विदेशी के लिए तुम्हारी भाषा की सूक्ष्मताएं समझना कठिन हो सकता है। मेरा आशय यह है, मेरी माँ अपनी भावनाओं में उच्चृंखल नहीं, पर एक बार दे दें तो सदा के लिए। अच्छा, मोंते क्रिस्तो ने आह भरते हुए कहा। और क्या तुम्हें लगता है वह मुझे उदासीनता के अतिरिक्त कोई भावना देने का सम्मान करती है? सुनिए, मैं कह चुका हूं, फिर कहता हूं, आप अत्यंत विलक्षण और श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे। ओह, हाँ, क्योंकि मेरी माँ आपसे मोहित है, जिज्ञासा से नहीं, पर उस रुचि से जो आपने उनमें उत्पन्न की है। जब हम साथ होते हैं तो आप ही वार्तालाप का विषय होते हैं। और क्या उन्होंने तुम्हें इस मेनफ्रेड से सावधान रहने को कहा? नहीं, इसके विपरीत। उन्होंने कहा, मोरसेर्फ, मुझे लगता है काउंट एक महान आत्मा है। उनका स्नेह जीतने का प्रयत्न करो। मोंते क्रिस्तो मुड़ गए और आह भरी। सच? उन्होंने पूछा। अतः, अल्बेर बोला, मेरी यात्रा को न केवल वे अस्वीकार नहीं करेंगी, अपितु हृदय से अनुमोदित करेंगी, क्योंकि यह उनकी प्रतिदिन की आज्ञा के अनुरूप है। अच्छा, तो निश्चय रहा, मोंते क्रिस्तो बोले। आज सायं मिलते हैं, 5 बजे यहाँ आना। हम मध्यरात्रि या 1 बजे वहां पहुंच जाएंगे। क्या? लेत्रेपोर? वहां या उसके निकट। आप 48 लीग 8 घंटे में पार कर लेते हैं। फिर भी यह बहुत है। आप चमत्कारों के पुरुष हैं, रेल से तेज, जो कठिन नहीं, विशेषकर फ्रांस में, और तार से भी तेज। जैसा भी हो, हमें 7-8 घंटे लगेंगे, अतः समय पर आना। चिंता न करें, मेरे पास तैयारी के अतिरिक्त कुछ नहीं। तो 5 बजे? 5 बजे। अल्बेर चला गया। मोंते क्रिस्तो कुछ क्षण विचारमग्न रहे, मानो गहन चिंतन में। फिर ललाट पर हाथ फेरते हुए, मानो स्वप्न हटाया हो, घंटी बजाई।
2 बार। संकेत पर बर्तुच्चियो आया। बर्तुच्चियो, काउंट बोले, मैं कल नहीं, परसों नहीं, आज ही नॉर्मांदी जा रहा हूँ। 5 बजे तक पर्याप्त समय है। प्रथम पड़ाव के अस्तबलियों को सावधान कर दो। मोरसेर्फ मेरे साथ होगा। जाओ। बर्तुच्चियो ने आज्ञा मानी और एक घुड़सवार पोंतुआज की ओर दौड़ा, सूचना देने कि डाक गाड़ी ठीक 6 बजे गुजरेगी। वहां से संदेश, अगले पड़ाव, फिर अगले, और इस प्रकार 6 घंटे में समस्त मार्ग तैयार हो गया। प्रस्थान से पूर्व काउंट हैदे से मिलने गए, उसे यात्रा का समाचार दिया, गंतव्य बताया और समस्त गृह व्यवस्था उसके अधीन छोड़ दी। अल्बेर समय पर आया। यात्रा प्रारंभ में उदास, पर वेग के शारीरिक प्रभाव से शीघ्र ही हल्की हो गई। मोरसेर्फ ने इतनी तीव्र गति से यात्रा की कल्पना भी न की थी। मैं सहमत हूं, मोंते क्रिस्तो ने कहा, कि आगे बढ़ना असंभव हो जाता है जब डाक गाड़ियां प्रति घंटे 2 लीग की गति से चलती हैं, और यह हास्यास्पद नियम भी हो कि एक यात्री दूसरे को बिना उसकी अनुमति के पीछे नहीं छोड़ सकता, जिसका अर्थ है कि कोई बीमार या चिड़चिड़ा यात्री अपने पीछे आने वाले कितने ही प्रसन्न और स्वस्थ यात्रियों को रोक सकता है। मैं इन बाधाओं से बचता हूं, अपने स्वयं के सारथी और अपने घोड़ों के साथ यात्रा करके। क्या और नहूं अल्पा, क्या नामी अली? यह कहते हुए काउंट ने खिड़की से झुककर एक उत्साहपूर्ण पुकार की, जिसने घोड़ों को पंख दे दिए। वे अब दौड़ नहीं रहे थे, उड़ रहे थे। गाड़ी राजमार्ग पर गरजती हुई चली और हर सिर मुड़कर इस दहकते धूमकेतु को देखता रहा। अली ने पुकार दोहराई, दांत चमकाते हुए झाग से भीगी लगामों को अपनी शक्तिशाली हथेलियों में जकड़े, घोड़ों को और उकसाया, जिनकी सुडौल अयालें वायु में फैल रही थीं। मरुस्थल का पुत्र अली अपने ही तत्व में था, और धूल के उस बादल के बीच, काले मुख, दमकती आंखों और हिम श्वेत बरनूस में वह मानो सिमुम का जिन्न और बवंडर का देवता प्रतीत होता था। यह आनंद मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया, मोरसेफ ने कहा। वेग का आनंद, और उसके ललाट से विषाद का अंतिम चिन्ह भी मिट गया। मानो वे जिस वायु को चीरते चले जा रहे थे, उसने उसके मन के बादलों को भी तितर बितर कर दिया हो। आपने ऐसे घोड़े कहाँ पाए? एल्बेर ने पूछा। क्या विशेष रूप से तैयार कराए थे? ठीक ऐसा ही, काउंट ने उत्तर दिया। 6 वर्ष पूर्व मुझे हंगरी में एक अश्व मिला, जो अपनी गति के लिए प्रसिद्ध था। मैंने उसे खरीद लिया। मूल्य क्या था मुझे झात नहीं, बर्तुच्चियों ने भुगतान किया। उसी वर्ष उसकी 32 संतानें हुई। अब हम उस एक पिता की समस्त संतति देख सकेंगे, सभी एक से, काले, निर्दोष, सिवाय ललाट पर एक तारे के। इस विशेष अश्व के लिए घोड़िनियां उसी प्रकार चुनी गईं, जैसे किसी पाशा के लिए उसकी प्रियाएं। अद्भुत! पर बताइए, आप इन सब घोड़ों का करते क्या हैं? जैसा तुम देख रहे हो, मैं इनके साथ यात्रा करता हूं। पर आप सदा तो यात्रा नहीं करेंगे? जब मुझे उनकी आवश्यकता न रहेगी, बर्तुच्चियो उन्हें बेच देगा। उसका दावा है, इस सौदे में वह 30 या 40,000 फ्रां कमा लेगा। यूरोप में कोई राजा इतना धनी न होगा जो उन्हें आपसे खरीद सके। तब उसे उन्हें पूर्व के किसी सरल वजीर को बेचना होगा, जो उन्हें पाने के लिए अपना खजाना खाली कर देगा, और फिर प्रजाजनों को पिटवाकर उसे भर लेगा। काउंट, क्या मैं एक बात कह सकता हूँ जो अभी मेरे मन में आई? कहो। आपके बाद बर्तुच्चियो यूरोप का सबसे धनी व्यक्ति होगा। नहीं विस्काउंट, तुम भूल रहे हो। यदि तुम बर्तुच्चियो की जेबें उलट दो, तो 2 सू भी न मिले। ऐसा क्यों? युवक ने पूछा। क्या वह इतना विलक्षण है? प्रिय काउंट, मेरी विश्वासशीलता की परीक्षा मत लीजिए, नहीं तो मैं आपको मानना छोड़ दूंगा। मेरे यहाँ कोई विलक्षणता नहीं, केवल तथ्य और गणना। ये सोचो, एक प्रबंधक चोरी क्यों करता है? ओह, यह तो उसके स्वभाव में है। वह इसलिए चोरी करता है
कि करना पड़ता है। नहीं, वह इसलिए चोरी करता है क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे होते हैं। परिवार के लिए महत्वाकांक्षाएं होती हैं और इसलिए भी कि उसे कभी निश्चित नहीं होता वह अपने स्वामी के पास रहेगा या नहीं। अतः भविष्य के लिए संचय करता है। पर बर्तुच्चियो संसार में अकेला है। वह मेरी थैली में बिना बताए हाथ डालता है और निश्चिंत है कि मैं उसे कभी पदच्युत नहीं करूंगा। वह इतना निश्चिंत कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं उससे श्रेष्ठ किसी को नहीं पा सकूंगा। आप परिकल्पनाओं में घूम रहे हैं। नहीं, ये निश्चितताएं हैं। मेरे लिए अच्छा सेवक वही है जिस पर मेरा जीवन मृत्यु का अधिकार हो। और क्या आपके पास बर्तुच्चियों पर ऐसा अधिकार है? हाँ, काउंट ने संक्षेप में कहा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इस्पाती द्वार के बंद होने की भांति वार्ता समाप्त कर देते हैं। काउंट का यह हाँ वैसा ही शब्द था। शेष यात्रा उसी वेग से चलती रही। 32 घोड़े 8-8 के पड़ावों में बटे 48 लीग 8 घंटे में पार कर गए। मध्य रात्रि में वे एक विशाल उद्यान द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल जाग रहा था और फाटक खुले थे। अंतिम पड़ाव के अस्तबलिये ने उसे पहले ही सूचित कर दिया था। रात के 2:30 बजे थे। मोरसेर्फ को उसके कक्षों तक ले जाया गया, जहां उसके लिए स्नान और भोजन तैयार था। पीछे की गाड़ी पर यात्रा करने वाला सेवक उसकी सेवा में था और आगे बैठे बैप्तिस्ता काउंट की सेवा में। अल्बेर ने स्नान किया, भोजन किया और शैया पर गया। सारी रात लहरों की विषादपूर्ण ध्वनि उसे झुलाती रही। प्रातः उठकर उसने खिड़की खोली और स्वयं को एक छोटी सी छत पर पाया। सामने समुद्र का असीम विस्तार और पीछे एक सुंदर उद्यान जो एक छोटे वन से जुड़ा था। एक छोटी कॉर्वेट एक विस्तृत खाड़ी में डोल रही थी। पतली देह, ऊंचा मस्तूल, लैटिन पाल से लहराता ध्वज जिस पर मोंते क्रिस्तो का चिन्ह था। नीले पट पर एक पर्वत, ऊपर लाल क्रॉस जो उसके नाम की ओर संकेत भी हो सकता था, कैलवरी की स्मृति जगाता हुआ। और उस रहस्यमय अतीत की वेदना व पुनर्जन्म की ओर भी जो उसके जीवन की गहराइयों में दफन थी। उस स्कूनर के चारों ओर मछुआरों की छोटी नौकाएं थीं, मानो अपनी रानी की आज्ञा की प्रतीक्षा करते विनीत प्रजाजन। यहाँ भी, जैसे हर उस स्थान पर जहाँ मोंते क्रिस्तो ठहरते थे, चाहे केवल 2 दिनों के लिए ही क्यों न हो, जीवन की सुविधाओं का स्तर अत्यंत ऊंचा उठा दिया गया था और परिणाम स्वरूप जीवन तत्काल सरल और सुखद हो गया था। अल्बेर ने अपने शयन कक्ष के समीप एक छोटे कक्ष में 2 बंदूकें और शिकार के लिए आवश्यक प्रत्येक उपकरण पाया। भूतल पर एक अधिक विशाल कक्ष उन सभी कुशल युक्तियों को समर्पित था जिन्हें अंग्रेज, जो धैर्य और अवकाश दोनों के कारण महान मछुआरे होते हैं, अब तक फ्रांस के अधिक श्रमशील मछुआरों को अपनाने के लिए प्रेरित नहीं कर सके थे। उनका समस्त समय इन विविध मनोरंजनों में व्यतीत होता रहा जिनमें मोंते क्रिस्तो निपुण थे। उन्होंने उद्यान में 1 दर्जन तीतर मारे, नदियों में उतनी ही ट्राउट मछलियां पकड़ी, समुद्र की ओर देखती बेलों से ढकी मंडपिका में भोजन किया और पुस्तकालय में चाय ली। तीसरे दिन की संध्या के समीप, जब अल्बेर इस जीवन के श्रम से, जो मोंते क्रिस्तो के लिए मानो खेल था, अत्यंत थक कर एक खिड़की पर सो रहा था और काउंट अपने वास्तुकार के साथ उस कांच गृह की योजना देख रहे थे जिसे वह अपने घर में बनवाना चाहते थे, तभी पथ की कंकरीली सतह पर घोड़े के खुरों की ध्वनि सुनाई दी, जिससे युवक चौंक कर उठ बैठा। उसने खिड़की से बाहर देखा और आंगन में अपने सेवक को देखकर अत्यंत अप्रिय आश्चर्य से भर गया, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को यहीं छोड़ दिया था ताकि मोंते क्रिस्तो को कोई असुविधा न हो। फ्लोरंता! वह कुर्सी से उछलते हुए चिल्लाया। क्या मेरी माँ बीमार हैं? वह कक्ष के द्वार की ओर दौड़ा। मोंते क्रिस्तो ने उसके पीछे दृष्टि डाली और उसे सेवक से वार्तालाप करते देखा, जो अभी भी हाँफ रहा था और अपनी जेब से एक छोटा मुहरबंद पार्सल निकाल रहा था। उस पार्सल में एक समाचार पत्र और एक पत्र था।
यह पत्र किसका है? अल्बेर ने व्यग्र होकर पूछा। बोशां का, फ्लोरेंता ने उत्तर दिया। तो क्या बोशां ने तुम्हें भेजा है? हाँ, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, यात्रा व्यय दिया, मेरे लिए डाक घोड़ा मंगवाया और मुझसे वचन लिया कि मैं तब तक न रुकूं जब तक आप तक न पहुंच जाऊं। मैंने 15 घंटे में दूरी तय की। अल्बेर कांपते हाथों से पत्र खोलने लगा। प्रथम पंक्तियां पढ़ते ही उसके मुख से एक चीख निकल गई और उसने समाचार पत्र झपट लिया। उसके शरीर में एक स्पष्ट कंपी दौड़ गई। अचानक उसकी आंखों पर धुंध छा गई, घुटने डगमगाने लगे और गिरने ही वाला था कि फ्लोरेंताओं का सहारा लेकर संभला। बेचारा युवक, मोंते क्रिस्तो बुदबुदाए, इतने धीमे कि स्वयं भी अपने करुण शब्द न सुन सके। लिखा है, पिताओं के पाप पुत्रों पर उतरते हैं, तीसरी और चौथी पीढ़ी तक। इस बीच अल्बेर की शक्ति लौट आई और वह पढ़ता रहा, पसीने से भीगे सिर के बाल झटकते हुए। फिर पत्र और समाचार पत्र दोनों मसलते हुए बोला, फ्लोरेंता, क्या तुम्हारा घोड़ा पेरिस लौटने की अवस्था में है? वह लंगड़ा डाक घोड़ा है। हे ईश्वर! और घर कैसा था जब तुम चले? शांत। पर जब मैं बोशाओं के यहाँ से लौटा तो मैडम को रोते पाया। उन्होंने पूछा, आप कब लौटेंगे? मैंने कहा, मैं आपको लेने जा रहा हूँ, बोशां के आग्रह पर। पहले तो उन्होंने मानो मुझे रोकना चाहा, पर क्षण भर बाद बोली, हाँ जाओ, फ्लोरेंता, उसे वापस ले आओ। हाँ माँ, हाँ, अल्बेर बोला। भय मत करो, मैं आ रहा हूँ। और उस नीच निंदक पर अभिशाप। पर पहले मुझे चलना होगा। और वह उस कक्ष की ओर चल पड़ा जहां मोंते क्रिस्तो थे। अब वह वही मनुष्य न था। 5 मिनटों में ही अल्बेर में दयनीय परिवर्तन हो चुका था। वह गया था अपने सामान्य स्वरूप में और लौटा तो स्वर रुद्ध, मुख ज्वर की लालिमा से दागदार, नीली नसों से झिलमिलाती पलकों के नीचे चमकती आंखें और चाल मद्यप की भांति अस्थिर। काउंट, उसने कहा, आपकी उत्कृष्ट आतिथ्य के लिए धन्यवाद, जिसका मैं अधिक समय आनंद लेना चाहता, पर मुझे पेरिस लौटना होगा। क्या हुआ? महान दुर्भाग्य। पर मुझे जाने दें, यह मेरे लिए जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न न करें, मैं प्रार्थना करता हूं, केवल एक घोड़ा। मेरे अस्तबल तुम्हारे लिए खुले हैं, विस्काउंट, मोंते क्रिस्तो बोले। पर डाक घोड़े पर जाओगे तो थकान से मर जाओगे। कोई ब्रोहम, कूपे, कोई गाड़ी ले लो। नहीं, उसमें समय लगेगा और मुझे वही थकान चाहिए जिससे आप डरते हैं। वह मेरे लिए हितकर होगी। अल्बेर कुछ कदम बढ़ा, मानो गोली खाया, व्यक्ति और द्वार के समीप कुर्सी पर ढह गया। मोंते क्रिस्तो ने यह दूसरा चक्कर नहीं देखा। वह पहले ही खिड़की पर थे, पुकारते हुए, अली, मोर सेर्फ के लिए एक घोड़ा, शीघ्र, उसके पास समय नहीं। इन शब्दों ने अल्बेर को पुनः सचेत कर दिया। वह कक्ष से बाहर भागा, काउंट उसके पीछे। धन्यवाद, वह बुदबुदाया, काठी पर उछलते हुए। शीघ्र लौट आना, फ्लोरेंता। क्या घोड़े लेने के लिए कोई संकेत शब्द चाहिए? नहीं, बस जो घोड़ा तुम ले जाओगे उसे सौंप देना, तुरंत दूसरा काठी कसा मिल जाएगा। अल्बेर दौड़ पड़ने ही वाला था, पर ठिठका। मेरा प्रस्थान तुम्हें विचित्र लगेगा, यहां तक कि उन्मत्त भी, उसने कहा। तुम नहीं समझोगे कैसे समाचार पत्र की कुछ पंक्तियां मनुष्य को निराशा में धकेल देती हैं। लो, इसे पढ़ना, पर मेरे जाने के बाद, ताकि तुम मेरा लज्जा भाव न देखो। काउंट ने कागज उठाया ही था कि अल्बेर ने अपने जूतों में अभी लगे स्पर घोड़े की बगलों में गड़ा दिए और घोड़ा, जिसे ऐसे प्रोत्साहन का आदि न था, गोफन से निकले पत्थर की भांति छूट गया। काउंट अनंत करुणा से उसे जाते देखते रहे। जब वह पूर्णतः दृष्टि से ओझल हो गया, तब उन्होंने समाचार पत्र खोला और पढ़ा,
यानी ना कि अली पाशा की सेवा में वह फ्रांसीसी अधिकारी, जिसका उल्लेख 3 सप्ताह पूर्व लिम्पार्शियल में हुआ था, जिसने न केवल यानी ना कि दुर्गों से विश्वासघात किया, अपितु अपने उपकारी को तुर्कों के हाथ बेच दिया। वह उस समय वास्तव में फरना नाम से ही जाना जाता था, जैसा हमारे सम्मानित सहकर्मियों ने लिखा था। तब से उसने अपने ईसाई नाम के साथ एक कुलीन उपाधि और एक जागीर का नाम भी प्राप्त कर लिया है। आज वह स्वयं को काउंट द मोरसेर्फ कहता है और पियर्स सभा का सदस्य है। इस प्रकार वह भयानक रहस्य, जिसे बोशा ने उदारतापूर्वक दफन कर दिया था, सशस्त्र प्रेत की भांति पुनः प्रकट हुआ और अल्बेर के नॉर्मांदी प्रस्थान के अगले ही दिन किसी दुष्ट ने दूसरे समाचार पत्र को सूचना देकर ये कुछ पंक्तियां प्रकाशित करा दी, जिन्होंने उस दुर्भाग्यपूर्ण युवक को उन्माद की सीमा पर पहुंचा दिया।